हेलो स्टूडेंट, मैं सीत कुमार सीत महतो यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के साइंस का एकदम सटीक नोट्स। बहुत शॉर्ट में ये नोट्स होगा और इसे पढ़ के आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ये मेरा पहला चैप्टर है रसायन का, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है पहला चैप्टर। तो यहाँ पे पहला डिफिनीशन है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो। बस सिंपली कहना है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब अभिकारक वह होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए इसे सिंपली कहेंगे क्या कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उसके बाद आता है प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है या रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। जैसे भोजन का पचना, भोजन पचता है तो ये भोजन का पचना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और दही का बनना, दूध से दही बनता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो फर्स्ट में है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण का मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे जाना जा सकता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो यह सिंपली उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है और गैसीय उत्सर्जन होता है। तो इससे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वैसा परिवर्तन जिसके बाद वह अपना मूल स्वरूप प्राप्त न करे तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है और वह अपना मूल स्वरूप प्राप्त नहीं कर रहा है। परिवर्तन तो हुआ लेकिन मूल स्वरूप प्राप्त नहीं किया, तो वह क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे कि हम दूध से दही जमा देते हैं, तो क्या फिर दही से दूध बना सकते हैं? नहीं ना। तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। चलिए, इसके बाद आया रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। अब रासायनिक परिवर्तन को यहाँ पे प्रदर्शित करना है, तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना है तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है? शब्द समीकरण। तो मान लीजिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब यहाँ पे अभिक्रिया कराया गया तो बना क्या? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो गैस हैं वह उत्पाद के रूप में उत्सर्जित हुआ। और इसके बाद जिंक और H2SO4, मतलब जिंक और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया गया तो इसमें भी जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो इस प्रकार से ये रासायनिक
परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उदाहरण तो सिंपली याद रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वह है जिसके घटित होने के बाद एक नया पदार्थ बन जाए, वह अपने मूल रूप में न आ सके। जैसे मैंने बोला कि दूध से दही तो जम जाता है, लेकिन क्या दही से दूध जमता है? तो ये है कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, हाँ, जल से अगर कहा जाए, जल से बर्फ जम जाता है, जल से बर्फ जम जाता है, लेकिन फिर बर्फ से भी जल बन जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। बर्फ का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बर्फ तो जल से बन जाता है, लेकिन पुनः जल, जो बर्फ है वह पुनः जल की अवस्था में आ जाती है, मतलब कि जल पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होएगा। चलिए, इसके बाद है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों और उनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा समीकरण जो संकेतों, सूत्रों तथा अभिक्रियाओं के फलस्वरूप घटित होता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे कि रासायनिक समीकरण में ये 3 चीज जरूरी हैं: ताप, दाब, उत्प्रेरक, और एक और एरो का तीर लगा होता है ना, ये इंडिकेट करता है कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक समीकरण में एरो का चिन्ह का मतलब है कि रासायनिक समीकरण हो रहा है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए, हाँ, प्लस के तरफ और एरो के इस तरफ प्लस होता है और एरो के उस तरफ उत्पाद होता है, ठीक है। मतलब कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए देखेंगे कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या, मतलब कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। एरो का चिन्ह जो होता है, तीर का चिन्ह, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के एलिमेंट्स, जो तत्व हैं, उनकी संख्या समान है कि नहीं। अगर समान होंगी तो वो संतुलित समीकरण कहलाएगा, और समान नहीं होगी तो वो असंतुलित समीकरण कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बताते हैं। एक ही चैप्टर में मैं पूरा ये केमिस्ट्री का पहला पूरा पाठ कराने वाला हूँ दोस्तों। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक, और ये तीर का चिन्ह जो होता है, ये दर्शाता है कि समीकरण हो रही, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चलिए, अब मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये रहा चरण 5 में कि ठोस को किसी भी रासायनिक समीकरण में देखिएगा कि ठोस को एस से, ये एस लिखकर ब्रैकेट में घेरा रहेगा, और द्रव को आई लिखकर ब्रैकेट में घेरा रहेगा, गैस को जी लिखकर ब्रैकेट में घेरा रहेगा, और विलयन जो होगा, जलीय विलयन, उसको एक्यू लिखकर और ब्रैकेट में घेरा रहेगा। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। अब है संयोजन अभिक्रिया। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के, चाहे दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिश्रण से जो नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए आगे बताते हैं।
अब इसमें देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन हो, वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन हो, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण हो, ये बोला ना, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इससे भी शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि आप इतना कहिएगा कि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा जिस अभिक्रिया में निकले उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हाँ, यहाँ पे एक और आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, वो मैं बता दे रहा हूँ कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास हो तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए, इसके बाद आया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बनते हैं, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बहुत ही शॉर्ट दिया है, मैं बता दे रहा हूँ कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेते हैं। अभिकारक के अणु टूटते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अभिकारक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एकल अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु टूटते हैं और दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ए एक अभिकारक है और इस अभिकारक के मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप इस ए से दो घटक टूटते हैं, जैसे कि ए टूटा बी और सी में। तो इस प्रकार ए से टूटकर कितने? बी और सी दो घटक बन गए, मतलब कि दो उत्पाद बन गए। तो वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप, जिसके टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाए या दो या दो से अधिक अणु बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। चलिए, अब आया वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे तो डेफिनेशन नहीं दिया, लेकिन हम कराएंगे डेफिनेशन, आपको बता रहे हैं। वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन, वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन, तो वैसी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो विद्युत के माध्यम से संचरित हो, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह से होती है, वैसी अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह से वियोजित होती है या अपघटित होती है या घटित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रभाव से घटित होती है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया जो है, ये बड़े क्वेश्चन के रूप में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है ये 5 अंकीय प्रश्न में। तो इसको उस टाइम, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, एक मग लिया गया और इसके नीचे से दो छिद्र कर दिया गया है, दोनों में इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है, इलेक्ट्रोड पे दो प्रखनली लगा दिए गए हैं। उसको मग के नीचे गोंद से चिपका लेंगे जहां इलेक्ट्रोड फिट किए गए हैं, और एक को धनावेश के बैटरी के धनावेश से और एक को ऋणावेश से एक में स्विच लगा दिया गया है। ठीक है, और अब क्या करेंगे? स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होएगा? विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगा। इस जग में थोड़ा सा जल डाल देंगे। ठीक है, और विद्युत धारा जब प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, तो हम पाएंगे कि जो धनावेश हैं, वह जो धातु हैं वो कैथोड पर, धातु कहाँ? तो कैथोड पर, और जो अधातु होंगे वो एनोड पर। ठीक है,
विघटित होने का मतलब एक में ऑक्सीजन और एक में हाइड्रोजन, ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक में ऑक्सीजन और दूसरे में हाइड्रोजन एकत्रित होने लगेंगे दोनों प्रकनली में। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन किस पे, ऑक्सीजन कैथोड पर नहीं, ऑक्सीजन एनोड पर और कैथोड पर क्या, ये हाइड्रोजन एकत्रित होने लगते हैं। जो प्रकनली इसमें लगाया गया है उस प्रकनली में जो जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया के प्रभाव से टूटती है तो उसमें तो दो भागों में टूटेगी, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है वो टूटेगी किस पे, एनोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे, यानी कि बैटरी के अरिंद रूप पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन एनोड प्रकनली में प्रवेश करेगी और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड प्रकनली में प्रवेश करेगी। तो इस प्रकार से वैद्युत अपघटन अभिक्रिया को विशेष रूप से 5 अंकीय प्रश्न में भी लिखा जा सकता है। चलिए अब बताते हैं ऊष्मा शोषी। हाँ, मैंने उधर वर्णन किया था ऊष्मा शोषी का, यहाँ पे देखने को मिला ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या, मैंने बताया दोस्तों कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्या, तो जिन अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का ह्रास हो, इतना याद रखिए, इसमें लिखा है थोड़ा मतलब अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जिन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा और प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसने ऐसे लिखा है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा कुछ ऐसे कि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का ह्रास हो। अरे आवश्यकता पड़ता है ऊष्मा का, तो इसका मतलब क्या होएगा कि ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, ऊष्मा का खपत हो रहा है। तो वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का ह्रास हो या ऊष्मा का खपत हो तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद बताते हैं, चलिए इसके बाद बताते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, तो वैसी अभिक्रिया जो क्या करती हैं, किसी एक अपने से कमज़ोर, अपने से अक्रिय मतलब कि अपने से थोड़ा कम क्रियाशील धातु को, तत्वों को क्या करती हैं, विस्थापित कर देती है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ Fe दिया हुआ है प्लस CuSO4, तो Fe जो है वह अधिक क्रियाशील है, इसलिए Cu को क्या करा, यहाँ पे विस्थापित कर दिया, Cu को विस्थापित कर दिया और यहाँ पे FeSO4 का निर्माण कर दिया। हाँ, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को कि कहीं कहीं ब्रैकेट लगाकर S लिखा है, कहीं Q कहीं AQ लिखा है। तो ये S का मतलब है सॉलिड, यानी कि ठोस है, जो ये लोहा है, Fe मतलब लोहा, तो ये इसलिए सॉलिड लिखा गया यहाँ पे ब्रैकेट में ठोस। ठीक है, और ये जो CuSO4 लिखा गया यहाँ पे AQ लिखा गया है, यानी कि ये बिलियन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमी होती है। CuSO4 के नीले बिलियन का रंग FeSO4 के निर्माण के कारण होता है। अब देखिए CuSO4 का जो विलयन हो जाता है नीला, और ये विलयन नीला क्यों होता है, तो ये FeSO4 का जब निर्माण होता है तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। कॉपर सल्फेट का कलर हरा हो जाता है, तो ये क्यों हरा होता है, तो ये तो नीला होता है लेकिन ये हरा हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें से जब कॉपर का विस्थापन होता है और जब इसमें Fe मतलब कि लोहा जाकर संयुक्त होता है, जुड़ जाता है, अभिक्रिया कर लेता है, तो इसके बाद इसके कलर, इसके नीले कलर को क्या कर देता है, हरा रंग में परिवर्तित कर देता है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर हुआ किसका, तो फर्स्ट ये चैप्टर था जो 10th का, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये पूरा चैप्टर इसमें करा दिया मैंने। इसके बाद मैं बताऊंगा दूसरा चैप्टर, ठीक है। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को देखिए। मतलब कि 20 मिनट 25 मिनट में आपको VVI प्रश्न जितने भी चैप्टर में होंगे वो देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए तथा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि कम समय में बच्चों का ज़्यादा तैयारी हो सके। धन्यवाद।